लेट वी स्टार्ट अवर हार्ट। आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या है? इससे पहले हमने अपना पेरिकार्डियम पढ़ा, मीडियास्टर्नम पढ़ा, और पेरिकार्डियम के अंदर में होता है हमारा हार्ट। तो अब हम हार्ट पढ़ेंगे। ओके, ये हमारा मीडियास्टर्नम था। मीडियास्टर्नम के ये इन्फीरियर मीडियास्टर्नम के 3 पार्ट थे हमारे, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। तो जो मिडिल मीडियास्टर्नम है ये हमारा पेरिकार्डियम है, और पेरिकार्डियम के अंदर में हमारा हार्ट है। ये हमारा मिडिल मीडियास्टर्नम में पेरिकार्डियम था। पेरिकार्डियम के अंदर में ये जो हार्ट मसल्स है इसके अंदर है हमारा हार्ट। दिस वन इज़ अवर हार्ट। ओके, ना अगर हम हार्ट का इंट्रोडक्शन देखें तो हार्ट जो एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे मिडिल मीडियास्टर्नम में सिचुएटेड है, जो इनक्लोज होता है किसमें, पेरिकार्डियम में। और ये जो है हमारी पूरी इंटायर बॉडी में ब्लड का पंप करता है थ्रू इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो अपर साइड का से हेड और नेक का और अपर लिम्ब का जो ब्लड है वो ड्रेन करती है हमारे राइट एट्रियम में। और जो हमारी इन्फीरियर वेना केवा होती है ये हमारे पूरे लोअर लिम्ब से ब्लड ड्रेन करती है राइट एट्रियम में। ओके, the pump, if it pumps blood to entire body and provide nutrition requirement। ये ब्लड के साथ साथ हमारे कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होती है, उसकी भी रिक्वायरमेंट करती है। अगर हम हार्ट का ग्रीक नेम देखें तो वो होता है कार्डिया, और लैटिन नेम जो होता है हार्ट का वो होता है कोरोनरी या फिर कोर। अगर हार्ट की हम मेज़रमेंट करें तो 12 × 9 सेंटीमीटर्स की मेज़रमेंट होती है। इसका जो वेट होता है वो मेल्स में होता है 300 ग्राम्स और फीमेल्स में होता है 250 ग्राम। मेल और फीमेल के रेशियो में 50 का मतलब डिवीज़न होता है, मतलब 50 का डिफरेंस होता है कि जो मेल होता है उसका जो हार्ट होता है थोड़ा हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अगर हम हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स देख ले तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। द एट्रिया लाई एबो एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल। जो एट्रिया होती है वो वेंट्रिकल के या तो पीछे होती है। पीछे इसलिए कहा है क्योंकि जब हम हार्ट का पोस्टीरियर मतलब कि हार्ट का जब हम बेस देखेंगे तो जो बेस होता है वो पोस्टीरियर साइड में होता है, इसलिए बिहाइंड से इसका ये मतलब है कि हमारा जो भी लेफ़्ट एट्रिया होता है वो बिहाइंड होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एंटीरियर पार्ट में आयोटा होता है, पल्मोनरी ट्रंक होता है, दैट्स वाई कि जो हमारा बेस होगा मीन्स लेफ्ट एट्रिया होगा वो हमारे बेस में चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे बिहाइंड द बोला है। ठीक है, तो अबो तो रहता है, ये जो हमारी एट्रिया होती है वो तो ऊपर ही रहती है, वेंट्रिकल्स हमारे नीचे होते हैं, इसीलिए जो एट्रिया है वो एबो एंड बिहाइंड द वेंट्रिकल्स होती है। द सरफेस ऑफ हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल। ये हार्ट का एट्रिया है। अगर हम इसके 4 सेक्शन कर ले तो ये राइट एट्रियम है, पीछे वाला लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ये एट्रिया हमारे वेंट्रिकल से सेपरेट होती है तो वो किससे होती है, एट्रोवेंट्रिकुलर ग्रूव से सेपरेट होती है। फिर ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर इन दोनों के बीच में जो ग्रूव होता है वो होता है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। मतलब यहाँ पे जो ग्रूव है दोनों वेंट्रिकल सेपरेट होंगे तो वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो ये इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव है। और अगर दोनों एट्रिया जो है वो खुद एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो वो होते हैं इंटर आर्ट्रियल ग्रूव से होते हैं, क्योंकि दोनों एट्रिया के बीच का जो ग्रूव होता है वो इंटर एट्रियल ग्रूव। जब हम ग्रूव या सल्काई पढ़ेंगे तब भी हम इस चीज़ को देखेंगे कैसे जो है हमारा हार्ट मतलब 3 ग्रूव्स होते हैं ना, एट्रोवेंट्रिकुलर, इंटरआर्ट्रियल और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। द सरफेस ऑफ हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल। जो सरफेस है हार्ट का वो एट्रिया जो है वेंट्रिकल से सेपरेट होता है एट्रोवेंट्रिकुलर ग्रूव से। जो एट्रिया है वो एक दूसरे से सेपरेट होती है इंटरएट्रियल ग्रूव से, और जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से। अब हमारे एपेक्स है, बेस है, 3 सरफेसेस हैं और कुछ बॉर्डर्स हैं, है ना। तो जो एपेक्स होता है, एपेक्स हमारा डाउनवर्ड होगा और हमारा फॉरवर्ड होगा। ये हमारा एपेक्स है हार्ट का, जो कि हमारे जब हमने पढ़ा था अपनी स्टर्नम पढ़ा था, हमने कोस्टल कार्टिलेजेस पढ़े हैं, तो जो हमारा 5th कोस्टल कार्टिलेज है वहाँ पे होता है हमारा एपेक्स, वहाँ पे सिचुएटेड होता है 5th कोस्टल कार्टिलेज में। ठीक है, तो ये वही बोला है कि जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड है और फॉरवर्ड है, थोड़ा सा निकला हुआ है इसलिए फॉरवर्ड आ गया।
एंड इट्स लेफ्ट, और ये लेफ़्ट साइड में है। लेफ़्ट साइड में इसीलिए तो लेफ़्ट लंग का जो हमने लेफ़्ट लंग देखा था उसमें भी कुछ पोर्शन था जिसमें कार्डियक नॉच थी, तो उसी कार्डियक नॉच में हमारा एपेक्स जो है वो सिचुएटेड होता है लंग्स में। तो इसीलिए जो हमारा एपेक्स है वो डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड है और लेफ़्ट साइड है, क्योंकि ये लेफ़्ट लंग में होता है। अगर हमने जो कि हमारा हार्ट रहता है, हमने हार्ट में अगर भी हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो टोटली, जो हमारा एपेक्स होता है वो राइट साइड आ जाता है, मीन्स जो पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो पूरा अपोजिट हो जाता है। तो जो हमारा राइट लंग होता है वो लेफ़्ट लंग की तरह काम करता है, और जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है वो राइट लंग की तरह काम करता है। तो फिर हमारे लेफ़्ट लंग में थ्री लोब्स आ जाते हैं, 2 फिशर्स आ जाते हैं, और राइट लंग में 1 फिशर और 2 लोब आ जाते हैं, क्योंकि हमें डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जाता है जब हमारा एपेक्स जो होता है वो राइट साइड में होता है। ओके, बट नॉर्मली केस में क्या होता है कि जो हमारा एपेक्स होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। नाउ अगर हम एपेक्स देख लिया, अब हम बेस देख रहे, तो बेस जो है, जैसे मैंने बताया था कि जो बेस होता है वो एंटायरली लेफ़्ट एट्रियम बनाता है हमारे पूरे बेस को, तो वो बैकवर्ड हो जाएगा। उससे हम बेस को हम पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। हमारे पास 3 सरफेसेस होती हैं। एंटीरियर, जिसे हम एंटीरियर को हम बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस, इन्फीरियर को हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस, और लेफ्ट लेटरल। ओके, देन अगर हम बॉर्डर्स देखें तो बॉर्डर जो है वो डेमोक्रेट होती है अपर में, इन्फीरियर, राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर। अगर हम ग्रूव्स या सल्काई अगर हम देखें, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारा कोरोनरी सल्कस या एट्रोवेंट्रिकुलर जो हमारी सल्कस है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, क्योंकि जब एट्रिया से हमारा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आता है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, तो वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ही आता है, तो उसे हम कहते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व या एवी नोड। ठीक है, तो जो सल्कस है वो एट्रिया को सेपरेट करता है वेंट्रिकल से। इंटर एट्रिकल सर्कस जो है वो एट्रिया को सेपरेट करता है एक दूसरे से। इंटर वेंट्रिकुलर सल्काई जो है वो वेंट्रिकल को सेपरेट करती है एक दूसरे से। अब हमने जो एक्सटर्नल फीचर में जो हमने एपेक्स देखा है, बेस देखा है, 3 सरफेसेस देखी है, बॉर्डर्स देखी है, तो उन्हें हम डिटेलिंग में देख लेते हैं। एपेक्स हमने देखा है कि वो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड होता है और लेफ्ट होता है, टू द लेफ्ट होता है। ठीक है, तो अब फिर से देख लेते हैं। एपेक्स ऑफ हार्ट इज फॉर्म कम्प्लीटली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। जो एपेक्स होता है हार्ट का वो कम्प्लीटली कौन बनाता है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है ना। जो एपेक्स होता है वो लेफ्ट, ऑब्वियसली जो हमारा एपेक्स है वो लेफ़्ट साइड में है और नीचे की साइड में है, तो ये तो लॉजिक वाली बात है कि जो हमारा एपेक्स है वो लेफ़्ट साइड में है और नीचे की तरफ है, तो उसे लेफ़्ट वेंट्रिकल ही बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है कि जो मेजर पोर्शन, मतलब एटली पूरा कम्प्लीटली एपेक्स का जो फॉर्मेशन है वो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल ही करता है। इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड है एंड टू द लेफ्ट है, एंड ओवरलैप बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग। जो लेफ्ट लंग होता है उसके एंटीरियर बॉर्डर को ओवरलैप कर जाता है। क्यों ओवरलैप करता है? क्योंकि हमारे उसमें लेफ्ट लंग में थोड़ी स्पेस होती है जहाँ पे हमारा एपेक्स जो है उसमें मतलब कि एम्बेडेड हो जाए, है ना। जैसे कि हेड होता है ह्यूमरस का और वो एम्बेडेड हो जाए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे, वैसे ही यहाँ पे कार्डिक नॉच होती है जो कि हमारे लंग्स में होती है, उसी से हमारा एपेक्स जो होता है वो उसमें एम्बेडेड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि वो ओवरलैप कर जाता है हमारे लेफ्ट लंग की एंटीरियर बॉर्डर पे। इट इज़ सिचुएटेड इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो जैसे अभी बताया था कि जो हमारा हमने जब कोस्टल कार्टिलेजेस पढ़े थे तो हमने उसमें ये देखा था कि हमारा जो एपेक्स है वो लेफ़्ट इंटरकोस्टल, मतलब फिफ्थ लेफ़्ट साइड के फिफ्थ इंटरकोस्टल में होता है, और ये कितने सेंटीमीटर दूर होता है? ये हमारे मिडिल से मतलब कि लेटरल की तरफ होता है, 9 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है मिड स्टर्नल लाइन के, जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन मीडियल में होती है, वहीं से मिड स्टर्नल लाइन के 9 सेंटीमीटर लेटरल स्पेस पे हमारे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमारा जो एपेक्स है उसकी मेजरिंग होती है। ओके, और चिल्ड्रंस में क्या होता है? जो चिल्ड्रंस दो बिलो 2 ईयर्स होते हैं, मतलब कि 2 ईयर्स से नीचे होते हैं, उनका जो एपेक्स होता है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है मिड क्लेविकुलर लाइन के। जो एडल्ट होता है उनमें फिफ्थ में होता है और चिल्ड्रंस में फोर्थ इंटरकोस्टल में होता है। ठीक है, ये हमारा एपेक्स है। अगर हम बेस को देखें, बेस या जिसे हम पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं, तो ये हमारा
जो है मेनली लेफ्ट एट्रियम ही फॉर्म करता है, और थोड़ा सा पोर्शन है जो हमारा राइट एट्रियम जो है वो फॉर्म करेगा। द बेस ऑफ द हार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टीरियर सरफेस। जो हमारे हार्ट का जो बेस है उसे हम पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम एंड बाय अ स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। जो हमारा बेस है वो मेनली लेफ्ट एट्रियम बनाएगा, लेकिन राइट एट्रियम का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। इन रिलेशन द बेस द ओपनिंग ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स। जब हमारा जो बेस है वहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक होगा, अयोटा होगा, तो पल्मोनरी ट्रंक है तो हमें हमें वहाँ पे 4 पल्मोनरी वेन्स मिलेगी, ठीक है, जो कि लेफ्ट एट्रियम में ओपन होगी इन द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना के बाद जो है। देखो, अब एट्रियम की बात हो रही है, बेस तो है वो हमारा टोटली टोटली तो नहीं, मतलब इन थोड़ा जो है वो एकदम थोड़ा सा अमाउंट होता है जो कि हमारा राइट एट्रियम बनाता है, और पूरा जो है फिर वो लेफ्ट एट्रियम बनाता है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें पल्मोनरी ट्रंक होता है, अयोटा होता है, पल्मोनरी ट्रंक है तो उसकी 4 पल्मोनरी वेन्स भी होगी, जो लेफ्ट एट्रियम में जो होगी वो ओपन होगी। फिर हमारा जो राइट एट्रियम है उसमें सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग होगी, ठीक है। तो एपेक्स हो गया, बेस हो गया, देन अब आते हैं बॉर्डर्स पे कि बॉर्डर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले तो अपर बॉर्डर। तो अपर बॉर्डर कैसी होगी? अपर बॉर्डर में वो स्लाइटली ऑब्लिक ही होगी, जो कि दोनों एट्रिया बनाएगी, है ना, दोनों एट्रिया बनाएगी, चीफली बाय लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम थोड़ा सा ही बनाएगी क्योंकि वो इन्फीरियर सरफेस बनाएगी ना, तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो इन्फीरियर सरफेस बनाएगी क्योंकि वो बेस है, मतलब पोस्टीरियर सरफेस। पर पोस्टीरियर सरफेस तो हम पढ़ नहीं रहे, हम तो बॉर्डर्स पढ़ रहे हैं, तो पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ पे होगी नहीं, वो तो सरफेसेस में आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट एट्रियम जो है वो थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूशन देगा हमारी अपर बॉर्डर में, लेकिन जो दोनों एट्रिया है वो थोड़ा सा फॉर्मेशन करेगी हमारी अपर बॉर्डर का। फिर राइट बॉर्डर है तो more and less vertical, and it's formed by the right atrium and extend from superior vena cava to the inferior vena cava। जो हमारी राइट बॉर्डर होगी, राइट बॉर्डर है तो जितनी तो हमारी सुपीरियर वेना कैवा से इन्फीरियर वेना कैवा तक की एक्सटेंड होगी हमारे राइट एट्रियम। तो यही हमारे वर्टिकल में होगा, तो क्योंकि जो हमारा वर्टिकल मतलब कि एट्रिया है वो हमारे एंटीरियर सरफेस पे है, वो हमें फुली दिखाई देती है, लेकिन जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो हमें उतना अच्छे से नहीं दिखाएगा, वो हमारी इन्फीरियर सरफेस बनाएगा, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा ऑब्लिक ही होता है। तो यहाँ पे हमारा होता है एट्रिया, और ये जो है ये पूरा इन्फीरियर सरफेस बनाता है, इसीलिए जो हमारी राइट बॉर्डर है वो हमारा राइट एट्रियम बनाएगा, जो कि हमारा सुपीरियर वेना कैवा से इन्फीरियर वेना कैवा तक एक्सटेंड होता है। और हमारी इन्फीरियर बॉर्डर बनाएगा राइट वेंट्रिकल, क्योंकि वो हमारे नीचे की तरफ होता है और नीचे से जाकर के इधर एपेक्स में मिलता है, ठीक है। इन्फीरियर बॉर्डर, इट्स नियरली horizontal and it's formed mainly by the right ventricle, okay। A small part of it near the apex is formed by left ventricle। थोड़ा सा पार्ट जो है एपेक्स का वो बनाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि एक्सटेंड होगा इन्फीरियर वेना केवा से एपेक्स तक। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये इन्फीरियर वेना केवा से एपेक्स तक की जो है ये हमारा एक्सटेंड होती है हमारी इन्फीरियर बॉर्डर, ओके। अब हमारी फोर्थ है लेफ़्ट बॉर्डर। लेफ़्ट बॉर्डर जो होती है वो हमारी ऑब्लिक ही होती है, कर्व्ड होती है, एंड इट्स फॉर्म्ड मेनली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ़्ट बॉर्डर है तो हमारा पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा, क्योंकि बेस जो पोस्टीरियर सरफेस है वो तो लेफ्ट एट्रिया बना रहा है, तो हमें स्टार्टिंग में क्या दिखेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा। एंड पार्शियली लेफ्ट ऑरिकल, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल इसलिए बनाएगा क्योंकि ऑरिकल जो होता है थोड़ा सा मस्कुलर पार्ट होता है, जो कि हमारे लेफ्ट ऑरिकल प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक्स होता है, ओके। इट सेपरेटेड द एंटीरियर एंड लेफ्ट सरफेस ऑफ द हार्ट। जो हमारा लेफ़्ट बॉर्डर है वो एंटीरियर और लेफ़्ट सरफेस को सेपरेट करता है हार्ट से, जो कि हमारे एपेक्स एक्सटेंड होता है एपेक्स टू लेफ्ट ऑरिकल। मीन्स ये यहाँ पे होता है हमारा ऑरिकल और यहाँ एपेक्स, यहाँ से यहाँ तक ही एक्सटेंड करती है हमारी लेफ़्ट बॉर्डर। तो हमने एपेक्स देख लिया, बेस देख लिया, हमने बॉर्डर्स देख लिया, अब हम सरफेस देख रहे तो हमारी सरफेसेस 3 होती है, एंटीरियर, इन्फीरियर और लेफ्ट सरफेस, है ना। राइट सरफेस नहीं होती है क्योंकि हमारी राइट बॉर्डर होती है, वैसे लेफ़्ट बॉर्डर भी होती है लेकिन लेफ़्ट सरफेस भी होती है,
तो हमारी जो एंटीरियर बॉर्डर है, जिसे हम एक्सटर्नोकोस्टल सरफेस कह रहे हैं, तो ये हमारी मेनली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों बनाएगी। अब सरफेस है तो उसमें दोनों आ जाएंगे, मतलब सरफेस से एंटीरियर सरफेस तो सारी ही होगी, पर राइट वाली जो है राइट साइड की वो मेनली होगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल मेनली बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पार्ट होगा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल बनाएंगे, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम इज़ नॉट सीन ऑन एंटीरियर सरफेस। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो हमारे जो हमारे एंटीरियर सरफेस होगी उसमें हमारा लेफ्ट एट्रियम नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसमें हमारा आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक होगा। यहाँ पे भी हमें लेफ्ट एट्रियम नहीं दिख रहा है क्या एंटीरियो या एक्सटर्नल कोस्टल सरफेस में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज भी है, मतलब यहाँ पे सारी आर्टरीज, 4 आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, आयोटा, सब चीज़ें हैं, इसलिए हमारा लेफ्ट एट्रियम हमें सीन नहीं होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो सरफेसेस नहीं होगा। हमारी जो सरफेस है वो चारों चैम्बर्स बनाएंगे, बट मेनली राइट वाले बनाएंगे, लेफ्ट वाले थोड़े चीफली बनाएंगे। ओके, तो अगर हम इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो इन्फीरियर सरफेस को हम डायफ्रामेटिक सरफेस कहते हैं, जो कि रेस्ट करती है हमारे डायफ्राम के सेंटर टेंडर पे। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट से 2/3 बनाएगा और जो राइट वेंट्रिकल है वो 1/3 बनाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये हमारा इन्फीरियर सरफेस 1/3 बनाएगा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 2/3 बनाएगा। इसका भी एक रीज़न है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल्व होती है, वो जो राइट वेंट्रिकल होता है वो 1/3 टाइम्स थिनर होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वाले से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो 3 टाइम्स थीकर होता है, मतलब 3 टाइम्स मोटा होता है हमारे राइट वेंट्रिकल से। इसीलिए जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 2/3 बनाएगा लेफ्ट का, और जो राइट वाला है वो 1/3 बनाएगा, क्या हमारी इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। फिर जो है हमारा लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट सरफेस जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा एंड अपर एंड ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल, इट्स अपर सरफेस इज क्रॉस्ड बाय कोरोनरी सल्कस। जो लेफ्ट ऑरिकल होगा अपर एंड में, फिर अपर सरफेस के ही वो कोरोनरी सल्कस जो है वहाँ से क्रॉस आउट होगी। फिर हम आ जाते हैं क्रेक्स ऑफ द हार्ट। क्रेक्स का मतलब है मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे हमारी इंटर एट्रिया, एट्रियोवेंट्रिकल, मतलब जितने भी ग्रूव्स हैं वो सारे ग्रूव्स जहाँ पे मिलते हैं उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं क्रुक्स ऑफ द हार्ट। फिर हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास में 2 टाइप के सर्कुलेशन है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमारा जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है और राइट और एट्रियम में जाता है, ठीक है। ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से राइट एट्रियम में जाएगा। इट मीन्स यहाँ से तो हमारा जो जितना भी ब्लड है वो अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, तो फिर ये बॉडी में चला जाएगा और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम में आएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब भी कोई ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, तो फिर ये लोअर लिम्ब का जो भी ब्लड होगा वो इन्फीरियर वेना कैवा से आएगा और अपर लिम्ब का जो भी होगा वो सुपीरियर वेना कैवा से आएगा। तो इनकी जो प्रोसेस है यहाँ से डिसेंडिंग, सबसे पहले तो वो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है यहाँ से हमारे आयोटिक वॉल्व में जाएगा, आयोटिक वॉल्व के थ्रू में फिर आयोटा में जाएगा। आयोटा में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स को छोड़ के सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। फिर यहाँ से हमारा वेनस ब्लड जो है वो कलेक्ट होगा, फिर वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू में हमारे राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। तो सिस्टमेटिक समझ में आया कैसे हुआ। सिस्टमेटिक का मतलब याद रखना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट में आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से तो आयोटा में ही जाएगा, आयोटा में जाएगा तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा एंड देन सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू वो राइट एट्रियम में आएगा। फिर है हमारा पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर लेफ्ट एट्रियम में जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमने राइट वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ पे ब्लड लाया है ना, यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो हमारी पूरी बॉडी में चला गया। फिर जब वो राइट एट्रियम में आया तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो फिर वो राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में आया तो उसे लेफ्ट एट्रियम में जाना है, लेफ्ट एट्रियम में जाना है। इसका मतलब तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो तो लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो
ये चीज़ याद रखना कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो हमारा पहले पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, उसके बाद वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में जो हमारा ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेट होएगा, फिर वो हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स में आएगा, उसके बाद में फिर वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है। सिस्टमेटिक में याद रखना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका मतलब वो लंग्स में नहीं जाएगा, तो ये हमेशा याद रखना, नहीं जाएगा मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है हमारा सिस्टमेटिक, और जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है हमारा पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब है पल्मोनरी ट्रंक में जाना, तो पल्मोनरी ट्रंक में तो डीऑक्सीजनेटेड जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एक बार रीडिंग लगा ले रहे। तो जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर आयोटिक वॉल में गया, फिर आयोटा में गया, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को छोड़ के सारे टिश्यूज़ में गया, सारे ऑर्गन्स में गया, फिर वहाँ से वेनस ब्लड कलेक्ट हुआ, फिर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में आया, फिर राइट एट्रियम में चला गया। फिर जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, पल्मोनरी वॉल में गया, पल्मोनरी ट्रंक में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर लंग्स में गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर वो 4 पल्मोनरी वेन्स में गया, फिर लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना राइट एट्रियम। हमें एक एक करके चारों चैम्बर्स पढ़ने हैं, उसमें से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये मेजर पोर्शन है, इससे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम की पोजीशन, सबसे पहले कि जो राइट एट्रियम है, हमने राइट एट्रियम देखा, तो राइट एट्रियम का पार्टिसिपेशन क्या है, मतलब कि राइट एट्रियम को कौन कौन बना रहा है ना। तो बेस और एपेक्स तो राइट एट्रियम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो नहीं होगा इसमें। सरफेसेस की बात करें तो जो सरफेस है हमारी कौन सी सरफेस है हमारी, एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस तो हमारे पूरे चारों चैम्बर मिलके बना रहे थे, लेकिन उसमें से भी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मेजर बना रहे थे, क्योंकि वही एंटीरियर में सबसे ज़्यादा दिख रहे थे। ठीक है, तो अगर हम राइट एट्रियम का पार्टीशन, मतलब कि कौन कौन उसे फॉर्म कर रहा है, फॉर्मेशन देंगे, तो सबसे पहले हमारा आएगा एंटीरियर सरफेस या स्टर्नोकोस्टल सरफेस। ठीक है, ये अगर हमारा एंटीरियर सरफेस आएगी, उसके बाद में हमें दिख रहा है कि अपर एट्रिया जो होता है वो अपर साइड में होता है, तो अपर बॉर्डर का भी फॉर्मेशन करेगा, अपर बॉर्डर, और राइट साइड में है तो राइट बॉर्डर का भी फॉर्मेशन करेगा। तो हमारा ओवरऑल जो राइट एट्रियम है वो हमारी एंटीरियर सरफेस बना रहा है, अपर बॉर्डर बना रहा है और राइट बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, अब हम इसकी पोजिशन देख ले रहे हैं। द राइट एट्रियम इज अ राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये हार्ट का राइट वाला अपर चैम्बर है। इट रिसीव्स वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, पम्प्स इट टू राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रोवेंट्रिकुलर या ट्राइकस्पिड ओपनिंग। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में हमारे पास में ब्लड आ जा रहा है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से कौन सा ब्लड आ रहा है, वेनस ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पूरी बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारी कस्प होती है, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है या एवी नोड होता है। तो एवी नोड के थ्रू हमारा जो है ब्लड वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, तो ये वही बोला है कि जो हमारा हार्ट राइट एट्रियम है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर करके रखता है, फिर हमारे राइट वेंट्रिकल में भेज देता है एवी नोड के थ्रू या ट्राइकस्पिड ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, अगर हम राइट एट्रियम की एक्सटर्नल फीचर्स देखें तो द चैम्बर इज इलोंगेटेड वर्टिकली, रिसीविंग द सुपीरियर वेना केवा एट द अपर एंड एंड इन्फीरियर वेना केवा एट द लोअर एंड। ये जो हमारा चैम्बर है ये अपर साइड में सुपीरियर वेना केवा से ओपन हो रहा है और लोअर एंड में इन्फीरियर वेना केवा से हो रहा है। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा। फिर along the right border of the atrium, along the right border of the atrium there is shallow vertical groove। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना,
इसके लिए मेरे पास एक और डायग्राम है जो मैंने राइट एट्रियम को बहुत ज़्यादा जूम करके बताया है। ये हमारी सुपीरियर वेना केवा है और ये हमारी इन्फीरियर वेना केवा है, ठीक है। तो ये जब एक्सटेंड होती है ना, ये सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में जब एक्सटेंड होती है तो यहाँ पे एक सैलो वर्टिकल ग्रूव हमें मिलता है ना, सैलो वर्टिकल ग्रूव मिलता है जो जो कि कहाँ से होता है, सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा के एक्सटेंड होने से। तो इसे हम कहते हैं सक्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस है ना, इस ग्रुप का नाम है सल्कस टर्मिनालिस। जो सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा तक के एक्सटेंड होता है उसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। और इसके अंदर में मतलब कि ये तो बाहर की तरफ हो गया, फिर राइट एट्रियम को और थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे तो ये जो हमारे अंदर के साइड में जो एक और ग्रुप मिलता है उसे हम कहते हैं जो कि मस्कुलर होता है उसे हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस, है ना। और क्रिस्टा टर्मिनालिस के अंदर में बहुत सारी मसल्स का इम्बिटेशन होता है, तो वहाँ पे रफ सरफेसेस हमें मिलते हैं। तो उसमें रफ सरफेसेस में हमें क्रिस्टा टर्मिनालिस में हमें मिलती है मस्कुलाई पेक्टिनिटी, मस्कुलाई पेक्टिनिटी, क्रिस्टा टर्मिनालिस एंड सक्कस सल्कस टर्मिनालिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको हार्ट के राइट एट्रियम में लिखनी है, मस्ट है ये एक्सटर्नल फीचर में। अगर आप यही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जो हमारे इन्फीरियर वेना केवा है वो लोअर एंड में आ रही है, सुपीरियर वेना केवा हमारे अपर एंड में आ रही है, लेकिन ये जो सेकंड वाला जो एक्सटर्नल फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के एक्सटेंड होने से बनता है, जहाँ से उनके एक्सटेंड होने से मतलब उनके एक्सटेंड होने से एंटीरियर सरफेस में ग्रुप मिलता है, उसे हम सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं, है ना। और जो अंदर की तरफ बनता है उसे हम क्रिस्टा टर्मिनालिस बोलते हैं। और क्रिस्टा टर्मिनालिस में मसल्स की कुछ अटैचमेंट होती है, मसल्स मस्कुलर रिजेस होती है, उसे हम बोलते हैं मस्कुलाई पेक्टिनिटी। और हमारे राइट एट्रियम में ही हमें ऐसे नोड मिलती है जो कि पेस मेकर ऑफ हार्ट का काम करती है। अब पढ़ ले रहे तो shallow vertical groove which passes from the superior vena cava to inferior vena cava. This groove are called sulcus terminalis. It produced by an internal muscular ridges called crista terminalis, and the upper part of sulcus contain SA node which acts as pacemaker of the heart. अगर हम राइट एट्रियम के ट्राइब्यूटरीज देख ले तो हमें दिख रहा है कि इसमें सुपीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा है, कोरोनरी सल्कस है, इंटरनल कार्डिक वेन है, वीना कॉर्डिस मिनिमी है, वीना कॉर्डिस मिनिमी। समटाइम्स जो कुछ ये जो है ये वाला थोड़ा मस्ट है, मस्ट नहीं है, मतलब कि कुछ टाइम में ऑल मतलब ये प्रेजेंट नहीं होता है। जो हमारी राइट मार्जिनल वेन होती है ये कभी कभी ही हमें शो होती है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं होती है। तो वीना कॉर्डिस मिनिमी होती है, वीना कॉर्डिस मिनिमी। देखो ये जो हमारा है, हमने जब राइट एट्रियम को पूरा इंटरनली ओपन कर लिया, हमने उसमें सल्कस देख लिया, सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस में उनके एक्सटेंड होने पर जो हमें ये डॉट लाइक से जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हमारी वीना कॉर्डिस मिनिमाई की ओपनिंग है, ये हमारे राइट ऑरिकल्स है। फिर ये जो है फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे इसे इंटरनल फीचर्स में, है ना। फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस फिर कैसे एनुअल फोसा ओवेलिस हमारे फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट होता है। फिर ये सेप्टल कस्प है जो कि हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व की है, ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे कैसे हैं, मीन्स ये जो सरफेस है ऐसा है। फिर यहाँ से हमारा वेंट्रिकल स्टार्ट है, तो ये जो कस्प है वो यहाँ कहीं है ताकि हमारा वो राइट वेंट्रिकल में वो ड्रेन हो जाए जो हमारा ब्लड है। फिर ये हमारा वॉल्व है कोरोनरी सल्कस, तो ये कोरोनरी सल्कस भी हमारे ट्रिब्यूटरीज में आ गया था। तो राइट एट्रियम की ये ट्रिब्यूटरीज है 6, ये हमें याद रखनी है। फिर हमारे इंटरनल फीचर्स हम देख ले रहे हैं। तो inferior of right atrium can divided 3 parts: smooth posterior part, रफ एंटीरियर पार्ट और इंटर आइट्रियल सेप्टम। ठीक है, 3 पार्ट है। तो सबसे पहले हम स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट पढ़ ले रहे हैं जिसका दूसरा नाम है साइनस वेंट्रम। अब साइनस वेंट्रम क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि ये साइनस वेनोसस से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट इसका साइनस वेनोसस से हुआ, इसीलिए इसे साइनस वेरेनम भी कहते हैं। और इसे ये जो है हमारा पोस्टीरियर सरफेस में होता है और ये स्मूथ है, और जो एंटीरियर सरफेस होती है वो रफ होती है। तो हम स्मूथ पढ़ रहे हैं मतलब हम पोस्टीरियर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द राइट होरा ऑफ द राइट हॉर्न ऑन द साइनस वेनोसस।
द इंटरवेनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर, इट इज़ वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन। जो हमारा इंटरवेनस ट्यूबरकल है उसके लोअर में हमारे कुछ प्रोजेक्शंस मिलते हैं जो कि स्कैरी विजिबल होते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एट्रियम में, जो कि हमारे सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा स्मूथ वाला पार्ट था। फिर हमारा जो रफ वाला पार्ट है, तो रफ एंटीरियर पार्ट जिसे हम पेक्टिनेट पार्ट। अब पेक्टिनेट पार्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इसका जो डेरिवेटिव है ये प्रीमेटिव एट्रियल चैम्बर से हुआ, इसलिए से पेक्टिनिटी पार्ट का है। पेक्टिनिटी हमने अभी पढ़ा था, मस्कुलाई पेक्टिनिटी, तो ये क्रिस्टा टर्मिनल इसके मस्कुलर रिजेस है, ठीक है, मस्कुलाई पेक्टिनिटी। इससे हमारा रफ एंटीरियर पार्ट हुआ है का डेवलपमेंट हुआ है। और हमने जो हमारा एंटीरियर पार्ट है हमने उसको रफ़ क्यों कहा है, क्योंकि उसमें हमें मसल्स रिजेस मिल रही है। क्योंकि जब हमारी मसल्स होगी तो वहाँ पे स्मूथनेस नहीं होगी, वहाँ पे रफनेस होती है। हमेशा ऐसा लगता है कि मसल्स है तो थोड़ा स्मूथनेस होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी मसल्स होती है वहाँ पे हमें रफनेस मिलती है, और जहाँ मसल्स नहीं होती है, जैसे कि पोस्टीरियर पार्ट में मसल्स का नहीं था इसीलिए वो स्मूथ थी, लेकिन एंटीरियर पार्ट में, ये तो हमारे एंटीरियर पार्ट का व्यू है, तो यहाँ पे हमारी मसल्स का अटैचमेंट है, मस्कुलर रिजेस है, इसीलिए हमें ये मस्कुलर पेक्टिनिटी है। और ये रफ पार्ट है जो कि हमारा प्रिमेटिव एट्रियल चैम्बर से हुआ है। फिर इट प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस जिसे हम कहते हैं मस्कुलर पेक्टिनिटी। फिर जो हमारा तीसरा पार्ट है एंटीरियर फीचर का, इंटरनल फीचर का, वो है इंटर एट्रियल सेप्टम। अभी जो मैंने इसमें बताया था एनुअल फोसा ओवैलिस और फोसा ओवैलिस, इसके बारे में हम देखेंगे इंटर एट्रियम सेप्टम में। इंटर एट्रियम सेप्टम जो है इसे सेप्टम सकम सकंडम कहते हैं वो, इसलिए क्योंकि ये प्राइमम है, मतलब कि ये भी प्रिमेटिव और ये इसी से डेवलप हुआ है, इसीलिए इनके डेवलपमेंट का नाम जो है वो रखा गया है रफ में, स्मूथ में, इंटर एट्रियम सेप्टम में। इट प्रेजेंट द फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस क्या है, एक सेलो सोरस शेप डिप्रेशन है। देखो ये जो है ये ओवल है, श्रोवर शेप है, ये एक डिप्रेशन लाइक है जो हमें सुपीरियर वेना का इन्फीरियर वेना केवा के एक्सटेंड होने पे हमें मिलता है। ये हमारा फोसा ओवैलिस है जो कि हमारा क्या है, शोवर सेप्ड डिप्रेशन है, ये जो कि हमारे लोअर पार्ट में, क्योंकि हमारे इन्फीरियर वेना केवा की ये ज़्यादा क्लोज है। फिर द फोसा रिप्रेजेंट द साइट ऑफ द एम्ब्रॉयनिक सेप्टम प्रीमेस, जैसे कि हमने देखा था जो बल्बस कॉर्डिस है, बल्बस कॉर्डिस जो है वो हमारे जब हम फीटल सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो फीटल सर्कुलेशन में ऐसा होता है कि हमारे जो जो बेबी है वो नोज़ के थ्रू, मतलब उसका पल्मोनरी ट्रंक जो है, उसके लंग्स काम नहीं करते उस टाइम पे, उसके पल्मोनरी ट्रंक भी काम नहीं करता। जब हम फीटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो बताऊंगी कि वहाँ पे कैसे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बेबी कैसे सरवाइव करता है, वहाँ पे होता है हमारा बल्बस कॉर्डिस। लेकिन जब बेबी बाहर आ जाता है, जब उसके अम्ब्राइकल कॉर्ड को मतलब बंद कर दिया जाता है, तब उस बेबी को अपने माउथ के थ्रू, उसके माउथ में पूरा कफ होता है जिसकी वजह से वो इन्हेलेशन में उसे प्रॉब्लम होती है। बेबी इसीलिए तो रोता है क्योंकि उसे जो अपने माउथ का जो कफ है उसे बाहर निकालना होता है, उसे अपना पल्मोनरी ट्रंक जो है रेस्पिरेशन के लिए स्टार्ट करना होता है, क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट होगा, उसकी ओपनिंग होगी, तभी तो हमारा जो बेबी का जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन है, वो सब लंग्स में जाएगी। लंग्स का काम तभी से स्टार्ट होता है जब हमारा बेबी जो है वो बाहर आ जाता है। जब बेबी प्रेगनेंसी के टाइम में जब अंदर होता है, मतलब प्लेसेंटा में होता है, तब उसका लंग्स काम नहीं करता है, वो लंग्स जो होता है उसका यूज़लेस होता है उस टाइम में। जब बेबी बाहर आता है तभी होता है। तो जो बल्बस कॉर्डिस है वो हमारा प्रिमेटिव है, मतलब प्राइमरी है, और जब बेबी बाहर आ जाता है तो फिर वो सेकेंडरी, मतलब कि वो उसमें बल्बस कॉर्डिस जो है वो चला जाता है। जैसे कि एक फोरामेन ओव्यूल होता है। फोरामेन ओव्यूल क्या होता है कि जो हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग होती है। क्यों होती है, ये भी फीटल सर्कुलेशन में होता है। फोरामेन ओव्यूल जो कहते हैं ना कि एक डिसीज़ होती है, मीन्स हार्ट, दिल में छेद हो गया, तो दिल में छेद नहीं होता है, वो हमारा फोसा ओवैलिस होता है जो भर नहीं पाता। जब बेबी बाहर आ जाता है तो वो थोड़ा इमेच्योर सा होता है, उसमें कुछ चीज़ों की कमी होती है जिसकी वजह से जो उसका फोसा ओवैलिस होता है वो
फुलफिल नहीं हो पाता है, तो वही हमारे दिल का छेद बन जाता है, जिससे हमारा जो ब्लड है, तो मतलब अब उसमें छेद है, इसका मतलब कि लंग्स काम नहीं कर रहे हैं उसके, जो उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो जितना भी ब्लड है वो राइट एट्रियम में, मतलब कुछ ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में तो जाता है, लेकिन वो राइट एट्रियम से डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, और लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद में वहाँ पे फिर वो अयोटा में चला जाता है, और आपको तो पता है कि जो अयोटा में जो भी ब्लड जाता है वो हमारे पूरे होल बॉडी में चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो फोसा ओवेलिस होता है वही होता है दिल का छेद, जो कि फुलफिल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो जो है उसी समय के साथ भरा जाता है, मतलब मोस्टली लोग सर्वाइव नहीं कर पाते उसके थ्रू, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसीलिए बस वही है, मतलब दिल का छेद ऐसा कुछ होता नहीं है, फोसा ओवेलिस होता है, जहाँ से वो बेबी को ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम जब अपनी नोज़ से ब्रीदिंग करते तो हमें फोसा ओवेलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फोसा ओवेलिस में जो है वो क्लोज़ हो जाता है जब बेबी बाहर आता है, लेकिन कुछ लोगों का वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है। ओके, तो यही है फोसा ओवेलिस, और सॉरी फोसा ओवेलिस ने फोरामेन ओव्यूल था वो। ठीक है, ये फोसा ओवेलिस तो अलग चीज़ है। फोसा ओवेलिस जो है ये हमारे एक्सटेनेशन में आता है ना। तो फोरामेन ओव्यूल की बात हम फीटल सर्कुलेशन करेंगे, इसके बाद तो हम ट्रैकिया, एसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट पढ़ेंगे, फिर हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है थोरेक्स का, उसके बाद हमारा थोरेक्स कंप्लीट है, बस एक और लेक्चर लगेगा इसका। तो लेट बी कंटिन्यू। It is present the fossa ovalis, the cello-sovar depression. It is lower part. The fossa represents the site of the embryonic zephyrus. एनुअल ओवेलिस या लिम्बस फोसा ओवेलिस, जो प्रोमिनेंट मार्जिन होता है फोसा ओवेलिस की, जो कि रिप्रेजेंट करता है लोअर फ्री एज ऑफ सेप्टल सर्कम। फिर अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें, राइट एट्रियम जो है उसमें सक्कस टर्मिनलिस, क्रिस्टा टर्मिनलिस इंपॉर्टेंट है। राइट वेंट्रिकल जो है इसमें आउटफ्लो इनफ्लो पार्ट है, जिसमें इनफंडिबुलम है। ठीक है, इसमें बल्बस कॉर्डिस आ जाता है। तो देखते हैं इसकी पोजीशन। द राइट वेंट्रिकल इज़ अ ट्रायंगुलर चैम्बर, जो राइट वेंट्रिकल ट्रायंगुलर चैम्बर है, जो कि हमारा रिसीव करता है ब्लड राइट एट्रियम से एंड पंप इट टू लंग थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज। अगर हम इसके एक्सटर्नल अगर इसका पार्टीशन देख लेते हैं हम कि जो हमारे राइट एट्रियम में वो क्या क्या में फॉर्मेशन करता है। जो राइट वेंट्रिकल है वो हमारा इन्फीरियर साइड में होता है, तो ये हमारी इन्फीरियर सरफेस भी बनाएगा, इन्फीरियर बॉर्डर भी बनाएगा, और एंटीरियर सरफेस तो बनाएगा ही। ठीक है, तो ये उसके पार्टीशन होते हैं, मतलब किस किस से हमारा एट्रियम जो राइट वेंट्रिकल है उसका फॉर्मेशन होता है। तो देख लिया कि ये यहाँ पे जो ब्लड आता है वो हमारे राइट एट्रियम के थ्रू आता है, जो कि लंग्स में चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। फिर अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर देखें तो इसके टू सरफेसेस है, एंटीरियर एंड इन्फीरियर। तो इन्फीरियर सरफेस के दो पार्ट है, इनफ्लोइंग पार्ट एंड आउटफ्लोइंग पार्ट। जो इनफ्लोइंग पार्ट है वो रफ होता है, क्योंकि उसमें मस्कुलर रिजेस होती है, जिसे हम कहते हैं ट्रेबिकुलर कॉर्नी। ठीक है, ट्रेबिकुलर कॉर्नी जो है वो हमारी मस्कुलर रिजेस है, इसकी वजह से हमारा इनफ्लोइंग पार्ट जो होता है वो रफ होता है। फिर जो हमारा आउटफ्लोइंग पार्ट है उसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं, जो कि स्मूथ होता है, जहाँ पे हमारा कोनिकल पार्ट होता है राइट एट्रियम का, जो कि डेवलप होता है मिड पोर्शन ऑफ बल्बस कॉर्डिस के मिड पोर्शन से फॉर्मेशन होता है, मैंने आउटफ्लोइंग पार्ट हो या इनफंडिबुलम का। The two parts are separated by the muscular ridges are called supraventricular crest और इनफंडिबुलोवेंट्रिकुलर क्रिस्ट, जो कि सिचुएटेड होता है ट्राइकस्पिड वॉल एंड पल्मोनरी ऑरिफाई के बीच में। मतलब कि दो पार्ट है जो सेपरेट होते हैं। ये मतलब हमारा इनफ्लोइंग पार्ट आउटफ्लोइंग पार्ट तो हो गया था। फिर ये दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो हमारे दो पार्ट होते हैं वो सेपरेट होते हैं मस्कुलर रिजेस से। जो मस्कुलर रिजेस से सेपरेट होने वाले पार्ट है उसे हम सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रिस्ट कहते हैं या इनफंडिबुलो वेस्ट्रिबुलर क्रिस्ट कहते हैं, जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है ट्राइकस्पिड वॉल और पल्मोनरी ऑरिफाई के बीच में सिचुएटेड होता है। हमने एक्सटर्नल फीचर देख लिए, अब हम इसके इंटरनल फीचर देखें तो इसके इंटीरियर सरफेस पे दो ऑरिफाइज है, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी ऑरिफाई, जो हमने अभी देखा। ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी ऑरिफाई कहाँ है, दो मस्कुलर रिजेस के बीच में। तो उसी को हम देख ले रहे कि दो ऑरिफाई है। जो राइट एट्रोवेंट्रिकुलर ये ट्राइकस्पिड ऑरिफाई है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व से गार्ड होती है, और जो पल्मोनरी ऑरिफाई है वो पल्मोनरी वॉल्व से गार्ड होती है। अगर हम देखें इसका इनफ्लोइंग पार्ट, जिसमें ट्रेबिकुलर कॉर्निया रहती है या फिर मस्कुलर रिजेस, इसके थ्री पार्ट है। तो हमारे
राइट वेंट्रिकल में तीन चीज़ें मेन हैं, इनफ्लोइंग आउटफ्लोइंग तो है ही, फिर इसमें इंटरनल फीचर में हमें तीन चीज़ें, रिजेस, ब्रिजेस और पेपिलरी मसल, रिजेस, ब्रिजेस और पेपिलरी मसल। पेपिलरी मसल्स जो होती है उसका वो एंड, मतलब कि जो पेपिलरी मसल्स हैं हमारे राइट वेंट्रिकल में कस्प होते हैं, उससे होती है। जो हमारे ट्रेबिकुलर कॉर्नी है, ट्रेबिकुलर कॉर्नी एक टाइप का कस्प है जो कि एक लाइन प्रोवाइड कर देता है हमारे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व से। जैसे ये है, ये हमारा एक कस्प है, यहाँ पे एक और कस्प होगा, यहाँ पे हमारी ट्रेबिकुलर कॉर्नी जो है वो अटैच्ड होगी ट्राइकस्पिड वॉल से, फिर यहाँ पे एक लेंडर्स होंगे, वो कस्प होंगे। तो ये ऐसी जो कस्प है जो कनेक्ट होती है उसी को हम कहते हैं ट्रेबिकुलर कॉर्नी या कॉर्डी टेंडिनी। और कॉर्डी टेंडिनी से ही हमारी जो कॉर्डी टेंडिनी होती है, जो कस्प से अटैच्ड होती है, वो हमारे पेपिलरी मसल्स से होती है। और जो हमारी पेपिलरी मसल्स होती है वो तीन होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टर। जो एंटीरियर मसल्स होती है वो लार्ज होती है, जो पोस्टीरियर मसल होती है वो स्मॉल होती है और इरेगुलर होती है। और जो हमारी सेप्टल मसल होती है, सेप्टल मसल कहाँ होगी, ये हमारा वेंट्रिकल के बीच का एक सेप्टल होता है, यहाँ पे होती है हमारी सेप्टल मसल जो कि लिटिल निप्पल्स की तरह होती है। और यहाँ पे हमारा मॉडरेटर बैंड होता है, ठीक है। फिर थर्ड है यहाँ पे, द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज थिनर देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज रेशियो ऑफ 1:3। जो हमारा अभी मैंने बताया था कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो 3 टाइम्स थिनर होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है। फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, द सेप्टम इज प्लेस्ड ऑब्लिक्यू, इट इट्स वन सरफेस फेस फॉरवर्ड एंड राइट टू द अदर फेस बैकवर्ड टू द लेफ्ट। जो सेप्टम होता है वो ऑब्लिक्यू प्लेस होता है, इसका जो एक सरफेस होता है वो फॉरवर्ड होता है, राइट होता है, और जो दूसरा फेस होता है वो बैकवर्ड होता है, टू द लेफ्ट होता है, ठीक है। फिर अगर हमने राइट एट्रियम देख लिया, राइट वेंट्रिकल देख लिया, अब हम लेफ्ट एट्रियम देखेंगे। तो लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, ये लेफ्ट एट्रियम जो है वो हमारा पूरा कौन बनाता है, हमारा लेफ्ट एट्रियम जो है पूरा बेस बनाता है ना। लेफ्ट एट्रियम बनाएगा और अपर बॉर्डर बनाएगा, लेफ्ट एट्रियम जो है वो बेस बनाएगा हार्ट का और अपर बॉर्डर बनाएगा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन देख लेते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम इज अ ट्राइंगुलर चैम्बर situated posteriorly. It appendages the left auricle projected anteriorly to overlap the infundibulum of the right ventricle. अगर हम इसके फीचर्स देखें, the posterior surface of the atrium forms the anterior wall of the oblique sinus of pericardium. The anterior wall of the atrium is formed by the interatrial septum. The pulmonary veins open into the atrium, one each side of the posterior wall. The greater part of the interior of the atrium is smooth walled. Musculi pectinati are present only the auricles where they form a reticulum. देखो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो मोस्टली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के ही बहुत चांसेस है पूछने, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए। लेकिन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला पर जो है हमारा लेफ्ट एट्रियम वो मेनली हमारा बेस बनाता है, बेस जो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाने है क्योंकि वो पीछे बनता है ना। तो लेफ्ट एट्रियम हमारा पूरे हार्ट का बेस बनाता है, एंटीरियर सरफेस बनाता है, अपर बॉर्डर बनाता है, ठीक है। अपर बॉर्डर नहीं बनाता, पोस्टीरियर सरफेस इसमें होता नहीं है, इन्फीरियर सरफेस होता है ना, तो वो नहीं बनाता है। फिर ये क्वाड्रेंगुलर चैम्बर होता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस होती है एट्रियम की, वो हमारे पेरिकार्डियम के ऑब्लिक्यू साइनस की एंटीरियर वॉल बनाता है। ये जो हमारा पेरिकार्डियम है हमने देखा था इसमें ऑब्लिक्यू साइनस, ट्रांसवर्स साइनस है ना, ट्रांसवर्स साइनस, ऑब्लिक्यू साइनस देखा था ना। तो इसमें जो ऑब्लिक्यू साइनस है, ऑब्लिक्यू साइनस की एंटीरियर वॉल हमारा बनाता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। फिर जो इसकी एंटीरियर वॉल है एट्रियम की, वो हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम बनाता है। इसमें हमारे पास पल्मोनरी वेन्स है जो कि हमारे एट्रियम में ओपन होती है पोस्टीरियर वॉल में। फिर इसके पास में ग्रेट पार्ट है जो एट्रियम के एंटीरियर सरफेस में, जहाँ पे कुछ स्मूथ वॉल्ड है, स्मूथ वॉल्ड मस्कुलर पैक्टिनिटी की जो इसमें प्रेजेंस है उसकी वजह से यहाँ पे स्मूथ वॉल्ड है, ऑरिकल्स है, और ये रेटिकुलम का फॉर्मेशन करती है।
अब हम आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारा एपेक्स बनाता है, इन्फीरियर बॉर्डर भी बनाएगा, लेफ्ट बॉर्डर बनाएगा, लेफ्ट सरफेस भी बनाएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया एंड इट्स पम्प इनटू द आयोटा, और आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात कर ले तो एक्सटर्नली द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ थ्री सरफेस। एक्सटर्नली अगर हम देखें लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्री सरफेस है, एंटीरियर, इंफीरियर एंड लेफ्ट। तो जो एंटीरियर है उसके भी दो पार्ट हैं। जो लोअर रफ पार्ट है वो ट्रेबिकुलर कॉर्नी है जो कि डेवलप होती है, ट्रेबिकुलर कॉर्नी जो कि डेवलप होती है हमारे प्रिमेटिव वर्टिकुलर ऑफ हार्ट ट्यूब से। द अपर स्मूथ पार्ट गिव्स ओरिजिन टू द असेंडिंग आयोटा। इसका जो अपर स्मूथ पार्ट है वो हमारे असेंडिंग आयोटा का ओरिजिन करता है। फिर हमारी इंफीरियर बॉर्डर जो होती है, इंफीरियर सर्फेस और वेंट्रिकुलर शो, इसके पास में दो ऑरिफाइज है ना। अब जो हमारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाएगा। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रोवेंट्रिकुलर जो वॉल्व होता है वो गार्ड होता है हमारे मिट्रल वॉल्व से या बाइकस्पिड वॉल्व से, और जो आयोटिक ऑरिफाई है वो हमारी आयोटिक वॉल्व से होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल, अब भी हमने देखा था कि जो राइट वेंट्रिकल की वॉल होती है वो 3 टाइम्स लेसर थीनर होती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होगी वो 3 टाइम्स थीकर होगी, मतलब 3 टाइम्स मोटी होगी हमारे राइट वेंट्रिकल से। अगर हम इसकी क्लिनिकल एनाटमी देख ले तो हमें जो चेस्ट का जो एरिया होता है अगर वो ओवरलाइन कर जाता है हार्ट में तो उसे प्रीकॉर्डियम कहते हैं। रैपिड पल्स या इंक्रीज हार्ट रेट उसे हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। स्लो पल्स या डिक्रीज हार्ट रेट उसे हम ब्रेकीकार्डिया कहते हैं। इरेगुलर पल्स या इरेगुलर हार्ट रेट उसे हम अर्थराइथिमा कहते हैं। पल्पिटेशन, जगह अनकॉन्शियस हो जाएगा हार्ट बीट तो उसे पैल्पिटेशन कहते हैं। अगर हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाए, तो अगर हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसकी भी 3 लेयर्स होती है। तो अगर अपर लेयर में, अगर आउटर लेयर में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे पेरिकार्डियासिस कहते हैं। मिडिल लेयर में होता है तो उसे मायोकार्डियाटिस कहते हैं। और अगर मतलब कि इनर वाली जो लेयर होती है इंडोकार्डियम में तो उसे इंडोकार्डियाटिस कहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिकॉज आज हमने बहुत ज़्यादा कवर किया। आज हमारा वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है। हमने सबसे पहले हार्ट का इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके इंटरनल एक्सटर्नल फीचर्स देखे, फिर उसमें एपेक्स, बेस, उसकी 3 सरफेसेस, बॉर्डर्स, फिर उसकी ग्रूव, सल्काई सब देखे। फिर सबका हमने मतलब एक्सटर्नल तो देख लिया था, फिर हमने उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखा। फिर हमने प्रिलिमिनरी उसमें क्या क्रस दे के हार्ट के, फिर उसमें टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देखा, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर हमने राइट एट्रियम देखा, पूरे चैम्बर्स को हमने एक्सप्लेन किया। राइट एट्रियम देखा, उसमें पोजीशन देखे, उसका पार्टीशन देखा कहाँ कहाँ लग रहा है। फिर एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल उसके पार्टीशन, उसके एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम उसके इंटरनल फीचर, एक्सटर्नल फीचर, उसके फीचर्स देखे हमने, उसका पार्टीशन देखा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल देखा, उसके फीचर्स देखे, उसका पार्टीशन देखा, उसकी पोजीशंस देखी। देन हमने क्लिनिकल एनाटमी देखी। सो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।